Good morning, students. Today we will discuss topic gametogenesis, right? So हमने प्रीवियस वीडियो में डिसाइड किया था गैमेटोजेनेसिस हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, राइट, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस रिलीजिंग ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट. अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है. टॉपिक हमारा सेम गैमेटोजेनेसिस है. गैमेटोजेनेसिस का सेकंड पार्ट स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हम लोग डिस्कस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक. बोर्ड एग्जाम में बहुत बार स्पर्म के स्ट्रक्चर को लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो स्पर्म का स्ट्रक्चर गिवन है. बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ड्रॉ करने के लिए आ जाता है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछा गया है. अदरवाइज लेबलिंग के लिए तो आते ही हैं इस तरह के क्वेश्चन. और स्पर्म के जो पार्ट है उनका फंक्शन भी बहुत बार पूछा जाता है. तो इस तरह की चीज़ें हमारी बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर आती हैं. तो अभी हम वापस फोकस करते हैं अपने थ्योरी पार्ट पर. यहाँ पर हम देखेंगे, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म. इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है किसका, स्पर्म का, जिसमें क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, हेड है ये पूरा, ये वाला पार्ट हमारा नेक और ये वाला पार्ट हमारा टेल. सभी पार्ट की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है. सभी पार्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में और स्पर्म के फंक्शन को कंप्लीट करने में. सो इधर हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, स्पर्म की पूरी बॉडी को कवर करके रखता है, बिल्कुल एनवलप की तरह. जैसे हम एनवलप में कुछ सामान डालते हैं और एनवलप उस सामान को प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है, सेम ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, पूरी स्पर्म की बॉडी को कवर करके रखेगा. और हम पहले भी बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्लास 11th में. जो एक मेजर फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्रोटेक्टिव फंक्शन रहा है, राइट. सेलेक्टिव परमिएबल होता है ये, ठीक है. सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है जो सिर्फ उन्हीं, सेलेक्टिव परमिएबल किसको बोलेंगे हम, सेलेक्टिव परमिएबल जो सिर्फ अपने काम की चीज़ों को अलाउ करेगी, उनकी एग्जिट एंट्री को वो अलाउ करेगी. अदरवाइज जो भी सब्सटेंस उसके काम के नहीं हैं उन्हें बिल्कुल भी वो अलाउ नहीं करेगी, राइट. सेमी परमिएबल भी कहा जाता है इसको. द स्पर्म हेड कंटेन्स एन elongate haploid nucleus. The interior portion of which is covered by a cap-like structure, acrosome. एक्रोसोम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, द स्पर्म हेड कंटेन्स एन elongated haploid nucleus. हैप्लॉइड न्यूक्लियस है यहाँ पर, दैट मीन्स जो प्लॉइडी है न्यूक्लियस की कैसी होगी, एन होगी, ठीक है. मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, ठीक है. एंड एंटीरियर पोर्शन किससे कवर्ड है, कैप लाइक स्ट्रक्चर से, एक्रोसोम. यहाँ पर हम देख सकते हैं एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं एक्रोसोम, राइट. एक्रोसोम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है. अगर इसके फंक्शन की हम बात करें तो एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म सेल्स गेट थ्रू द एग्स प्रोटेक्टिव कोट एंड टू अलाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ द स्पर्म एंड एग टू फ्यूज. प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव फंक्शन कर रही है, राइट. और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्रोसोम फ्यूज़ होने के लिए हेल्प नहीं करेगा तो वो एग के साथ हेल्प फ्यूज़ नहीं हो पाएगी और फर्टिलाइजेशन में कैसे स्पर्म अपना रोल प्ले करेगा, राइट. तो एक्रोसोम क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होने में हेल्प करता है, सो दैट फिर फर्टिलाइजेशन ईजी हो जाता है, राइट. द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम. एक्रोसोम में
एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओवम की जो लेयर है उसे ब्रेक करके स्पर्म को उसके अंदर, स्पर्म हेड को उसके अंदर एंट्री करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारी एक्रोसोम की। अब नेक्स्ट हम आते हैं मिडिल पीस पर, ठीक है। मिडिल पीस possesses numerous mitochondria, produce energy for the movement of tail, facilitate sperm motility, essential for fertilization। मिडिल पीस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ हम देखेंगे मिडिल पीस, राइट। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज यहाँ पर प्रेजेंट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ प्रेजेंट होते हैं वहाँ क्या काम करेंगे, वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, पावर हाउस ऑफ सेल हम हमेशा से माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पर भी वो क्या काम कर रहे हैं, पावर प्रोवाइड करा रहे हैं टेल को, स्पर्म को मूवमेंट में, ठीक है। अगर स्पर्म मोटाइल नहीं होगा तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, वो एग तक नहीं पहुँच पाएगा। एग तक पहुँचने के लिए स्पर्म को मोटाइल होना बहुत ज़रूरी है। वापस आते हैं अपने थ्योरी पर। The human male ejaculates about 200 to 300 million sperm during a coitus, of which normal fertility at least 60% sperms must have normal shape and size, and 40% of them must show vigorous motility। ह्यूमन मेल इजोकुलेट करता है कितने, 200 से 300 मिलियन, राइट। 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग द कॉइटस। कॉइटस मतलब फिजिकल सेक्सुअल इंटीमेसी जो होती है जब फीमेल के साथ, तो वो क्या करेगा, 200 से 300 मिलियन स्पर्म कहाँ जाएंगे, फीमेल की बॉडी में, राइट। उसमें से कोई एक स्पर्म जाके एग के साथ फ्यूज़ करता है। अब जो स्पर्म उसने रिलीज़ किया फीमेल की बॉडी में, इंसेमिनेशन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में। 60% नॉर्मल मोटाइल नॉर्मल शेप के होते हैं, मीन्स उनकी जो मोटाइलिटी है वो नॉर्मल होती है, और रेस्ट 40% हाईली वाइग्रस, मीन्स बहुत ही हाई लेवल की मोटाइलिटी वो शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेड का फंक्शन मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। हेड क्या करता है, जो स्पर्म का हेड है वो सिंपल सा क्या करेगा, कंटेन करता है, क्या करता है, सेंट्रियोल्स, राइट, जो नेक वाला पार्ट है, ठीक है। सेंट्रियोल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो जाइगोट होता है उसका सेंटर पार्ट बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटर पार्ट होता है किसका, जाइगोट में, ठीक है। तो ये वहाँ पर हेड का और नेक का एक कॉमन सा फंक्शन बहुत सारी जगह पर गिवन है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनल ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एसेसरीज डक्ट्स, ठीक है। रिलीज हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से और कहाँ पहुँच गया, एसेसरीज डक्ट्स में पहुँच गया। सेक्रेशन ऑफ एपिडाइडेमिस, याद करिए हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर है एपिडाइडेमिस, जहाँ पर स्पर्म को मोटाइलिटी मिलती है, ठीक है। वास्ट डिफरेंस, seminal vesicles, prostate are essential for maturation and motility of sperms। ये सब क्या करेंगे, स्पर्म्स को मैच्योर करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे और उसकी मोटाइलिटी को इंक्रीज करेंगे। द सिक्रीशन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरीज डक्ट्स, सॉरी एक लाइन मिस हो गई है, स्किप हो गई है, वापस जाते हैं उसी लाइन पे। द सिक्रीशन of plasma along with sperm constitute the semen, ठीक है। जो सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, द सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा मतलब जो फ्लूइड हमारी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स रिलीज करती हैं विद स्पर्म्स, उसको हम सीमन कहते हैं। और सीमन होता क्या है, हमारा ग्रेश वाइट फ्लूइड है, ठीक है। और कहाँ से सेक्रीट होता है, मेल गोनेड्स उसे सेक्रीट करते हैं और ये कैरी करता है स्पर्म, और वी कैन से स्पर्मेटोजुआ, राइट। और
जो हमारा सीमेन है उसमें हाईली अमाउंट होता है फ्रक्टोज का और अदर एंजाइम्स का, जो क्या करते हैं स्पर्म का सर्वाइवल स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, फीमेल की बॉडी में फॉर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, राइट। सीमेन का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर ये है। सीमेन में जो जो फ्रक्टोज और एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो फीमेल की बॉडी में स्पर्म का सर्वाइवल डिसाइड करते हैं, ठीक है। द फंक्शन of male accessories ducts and glands are maintained by the testicular hormones, ठीक है। और वो कौन सा हार्मोन होता है, एंड्रोजन होता है, राइट। तो एंड्रोजन का काम हमने पढ़ा था कि सिंपल एंड्रोजन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या फिर हमारे जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, मैस्कुलिन सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं उन सबको डील करेगा, राइट। तो ये था हमारा पार्ट 2 गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, जिसमें हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एग और ओजेनेसिस हम लोग डिस्कस करेंगे।